कुछ ही सालों में दौड़ती भागती जिंदगी की वजह से बहुत कुछ बदल गया है। आजकल हर एक व्यक्ति जो कोई भी उम्र का हो कहता है कि स्ट्रेस होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें स्कूल प्रोजेक्ट बनाने का स्ट्रेस होता है। जो घर की फीमेल्स होती हैं, उन्हें घर मैनेज करने का स्ट्रेस होता है। उन्हें घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो स्ट्रेस हो जाता है। हमें कहीं ट्रैवल करना होता है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। घर के जो मेल मेंबर हैं उनको ईएमआईज भरने का तरह तरह का टेंशन है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें अलग तरीके का टेंशन है, उन्हें हेल्थ के इश्यूज है। हर व्यक्ति आजकल स्ट्रेस से जूझ रहा है। उसके बीच भी स्ट्रेस तो है, लेकिन हमें सक्सेसफुल भी होना है। आजकल सारे अलग अलग क्षेत्र इतने ज्यादा एक्सपांड हो गए हैं कि हर किसी को एक्सेल करना है, लेकिन कैसे एक्सेल करना है वो नहीं पता है। हर किसी को बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो अचीव कैसे करना है वो नहीं पता है। और वो जो बहुत कुछ पाने की हमारी इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस में ले जाती है, हमें डिप्रेशन में ले जाती है, और फिर असफलता वहां से ही शुरू होती है। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, जिंदगी जीने के गुर क्या हो सकते हैं, उस पर आज मैं बात करने वाली हूं। मैं हमेशा कहती हूँ वीएनएम पर वही बातें चर्चा होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी है। नमस्कार, आप जानते ही हैं मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज स्टूडियो में एक खास मेहमान को हमने आमंत्रित किया है, संजय सोनवालकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर के बारे में आपको कुछ बता दूं, मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अब तक हजारों सेमिनार कर चुके हैं और 2008 से मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों को, जो हमेशा सवालों की लिस्ट लेकर चलते हैं, ये दिन खत्म होते होते हम दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, लेकिन दिन का जो एंड होता है वो हमारे लिए सेटिस्फाइड नहीं होता है। हमें होता है कि और कुछ होना चाहिए था, और कुछ होना चाहिए था। वो और कुछ कैसे हो सकता है, आज उस पर ही बात होने वाली है। बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी सर जीत चुके हैं और बहुत सालों से यही फील्ड में लोगों को समझा रहे हैं कि आखिरकार उनकी कैपेबिलिटीज क्या है और कैसे वो सफल हो सकते हैं। सर, आजकल हर किसी को सब कुछ चाहिए। जिसके पास साइकिल होती है उसे स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाले को कार चाहिए, कार वाले को बड़ी कार चाहिए। तो ये जो एंडलेस हमारी जर्नी है, क्या यही जिंदगी की उलझनों की वजह है? थैंक यू मेरिका इन्विटेशंस के लिए यहाँ पे, और आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी इंसान की जो मृग तृष्णा है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, वो कभी कम नहीं होती, और उसको पूरी करने की लालसा में वो कुछ ना कुछ एफर्ट डालता रहता है। अभी एफर्ट डालने के बाद कुछ लोग सक्सेस होते हैं और कुछ लोग सक्सेस नहीं होते हैं। फाइन, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक जैसी 4-5 शॉप होती है, उसमें से एक चलती है और बाकी नहीं चलती है। तो कुछ तो रीज़न होता है जी। तो सबसे पहले तो अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम कौन है जी। जिसको मैं बोलता हूँ, जैसे हम कस्टमर्स के बारे में जानते हैं कि नो योर कस्टमर, वैसे क्या आप अपने आप को जानते हो क्या? अगर मैं बात करूँ, मेरा नाम संजय है, ठीक है, तो ये नाम भी एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने दिया है मुझे। फाइन, सो मुझे मेरी पहचान बनाने के लिए मुझे अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और अगर मैं किसी कंपनी में कार्य कर रहा हूँ तो मैं उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड देता हूँ, वो मेरा विजिटिंग कार्ड नहीं होता है। तो फिर मेरा क्या है? तो जब इंसान को मालूम नहीं चलता तो वो अपनी बुद्धि के हिसाब से उसके पीछे भागता है और ये हासिल करने की कोशिश करता है बिना डायरेक्शन के। जिंदगी में अगर आप महाभारत भी देखें या कोई भी आप ग्रंथ को देखें, हर जगह कोई ना कोई मार्गदर्शक के रूप में रहा है, तब सक्सेस मिली है। मार्गदर्शन का मतलब है कि सही डायरेक्शन, और हर इंसान के अंदर एक काबिलियत होती है उसकी सक्सेस को लेके जाने के लिए। अभी उसको उसकी बारे में नहीं मालूम है, उसकी काबिलियत के बारे में नहीं मालूम है, और वो एक अंधी दौड़ के पीछे भागता है, और यही मृग तृष्णा के कारण उसकी लाइफ में उसको स्ट्रेस होता है। ये एक्चुअल में इसका मेन कारण है। दूसरा कि एक जो हमारी ज़िंदगी में कंपैरिजन चलता है, मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान में एक अपनी एक काबिलियत, इनबॉर्न टैलेंट होता है। जैसे एक एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना, एक को छील के खाने का और एक को काट के। इवन अगर उनका भी आप ये देखें, यूजेस देखें तो भी डिफरेंट है। सेम वैसे इंसान में होता है, लेकिन ना जाने क्यों इंसान आपस में एक दूसरे को कंपेयर करके या एक दूसरे की ज़िंदगी में जो दौड़ लगी है उसमें अपने आप को साबित करने के लिए, है ना, इंसान को ये समझना चाहिए कि उसे किसी और को नहीं साबित करना है, अपने को स्वयं साबित करना है। और उसके लिए जो भी इंसान आज के टाइम में अगर इस परिभाषा को जानता है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हाउ टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जिंदगी एंड नहीं करना किसी काम में, आपको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद में नेक्स्ट होता है, एंड करने के बाद न्यू होता है। तो लोगों को ये नहीं मालूम है, तो उस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उनको एंड करना है, जीतना है। जीत ऐसे नहीं मिलती है।
जीत ऐसे नहीं मिलती है, एंड नहीं करना है, फिनिश करना है ताकि हम दूसरा टास्क शुरू कर सके। हम हमेशा बड़े बंगले देख के सोचते हैं अरे यार ऐसा बंगला होना चाहिए, लेकिन जो सड़क पर रहते हैं उनसे हम अपनी कंपैरिजन कभी नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने से ऊपर वालों से कंपैरिजन करते हैं। वैसे खैर गलत भी नहीं है अगर हम कुछ ऊंचा सोचते हैं, लेकिन अगर उससे गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं तो वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और वही आपको डिप्रेशन और हताशा की ओर ले जा सकता है। मैंने स्ट्रेस की बात कही थी, वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। हर किसी को स्ट्रेस है। आजकल सुबह उठते ही हमें होता है कि अरे यार आज के दिन में टू डू लिस्ट बहुत सारी है, कैसे खत्म होगा। वहीं से स्ट्रेस शुरू होता है और जब काम खत्म नहीं होते हैं तो वो स्ट्रेस शाम तक बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में सर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को आजकल स्ट्रेस है। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं अरे ये कैसे होगा, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस बेसिकली एक वर्ड है, लोगों ने कम्युनिकेशन के रूप में उसको प्रेजेंट करना चालू कर दिया है। बेसिकली स्ट्रेस, मैं जो कार्य नहीं कर पाता हूँ उसमें जो मुझे सफलता नहीं मिलती है, मेरे सोचे हुए समय, मेरे सोचे हुए विचार जो रहते हैं उसके हिसाब से अगर मैं सक्सेस नहीं हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, और फ्रस्ट्रेशन से मुझे स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस बेसिकली बिना प्लानिंग किए हुए जो आदमी काम करता है, क्योंकि उसको ये, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब इंसान को ये नहीं मालूम है उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है जी, तो वो अपने आप को जानता है तो वो स्ट्रेस में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको उसकी लिमिटेशन मालूम है, उसको उसके क्या बोलते हैं रिस्क एपेटाइट मालूम है। तो इंसान कोई भी कार्य करता है तो उसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लाने का एक सबसे बड़ा जादुई नुस्खा है कि ज़िंदगी में सक्सेस और अनसक्सेस कुछ होती नहीं है, अच्छा और ख़राब कुछ होता नहीं है, ये चॉइस है एक। क्योंकि एक ही दिन में दो इंसान को एक काम करते हुए एक सक्सेस मिलती है और एक अनसक्सेस मिलती है, तो मैं इंसान को इसमें तुलना नहीं करूंगा कि वो खराब है सही है। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो भी चीज़ हमारे पास में आती है उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस दिन हम फ्लेक्सिबल हैं एक्सेप्टेंस को लेकर, जब हमारी अनसक्सेस और हमारे सोचे हुए कार्य उस तरीके से पूरे नहीं होते जो हमने प्लान किए, तब हम स्ट्रेस में आते हैं। बल्कि हमको उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अडॉप्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसको एनालिसिस करना चाहिए कि मेरी जो ना सक्सेस होने का रीज़न क्या है, और उसके ऊपर फिर वर्कआउट करके फिर नेक्स्ट टाइम करना चाहिए। जी। तो स्ट्रेस हमारे खुद के द्वारा क्रिएट किया गया एक एटमॉस्फेयर है, और वो हम ही तोड़ सकते हैं। स्ट्रेस आपको कभी कोई दूसरा नहीं देता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि हम किसी को अलाउ करेंगे तो हमको डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें एक इंसान के अपने ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने आप को कितना अच्छे से जानते हो उतना अच्छे से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो। आप अपने आप को जितना अच्छे से जानते हो उतना अच्छे से जो बाहरी गतिविधियाँ जो आपको तकलीफ, डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट करती है उनको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको नहीं मालूम है इसलिए आप मिसगाइडेड होते हो, आपको नहीं मालूम है इसलिए आपको, है ना, कोई भी आदमी किसी भी तरीके से डायरेक्शन दे देता है। सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। सो बेटर है कि आप अपने को थोड़ा सा वक्त दे ये जानने के लिए कि आप है कौन। तो स्ट्रेस या स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ यहाँ दिमाग की क्रिएशन है। Correct. और आजकल छोटी छोटी बातों में लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ब्रेकअप हुआ तो सुसाइड करते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सुसाइड करते हैं, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो सुसाइड करते हैं। सर अभी रिजल्ट आने के परिणाम आने के दौर शुरू हो गए हैं, और हमारे समाज में अचानक ये किस्से बढ़ जाते हैं कि स्टूडेंट्स खुदकुशी कर रहे हैं। आज जब बात हो ही रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफ को जीने की, तो इस टॉपिक पर जरूर बात करके ऐसे कैसे पहुंच जाते हैं आखिरी कदम उठाने तक लोग। मैं जहाँ तक इन बातों को समझता हूँ, तो अगर ज़िंदगी में कोई इंसान अपना अंत करना चाहता है तो उसकी जो सबसे बड़ा चैलेंज उसकी लाइफ का उसका अकेलापन। जी, अकेलापन फिजिकली नहीं होता है, मेंटली भी होता है। अकेलेपन में बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे शेयरिंग नहीं कर पाना, है ना, डिस्कस नहीं कर पाना, ठीक है, अडॉप्ट नहीं कर पाना, एडजस्ट नहीं कर पाना, फ्लेक्सिबल नहीं होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। सुसाइड अगर जो होता है तो लोग की मानसिक जो परिस्थिति होती है वो बहुत डिस्टर्ब बेसिकली होते हैं, तो वो उस टाइम पे उनको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है ना कि फिजिकल। मेंटल स्ट्रेस होने के बाद में वो किस चीज़ से परेशान है, और वो इट इज़ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहता है, लेकिन उस टाइम पे उनके साथ में हमको फ्रेंडली रहना चाहिए। आज के टाइम में मैंने देखा कि हमारे पास वक्त है लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए है, हमारे पास वक्त है स्पेंड करने के लिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि क्या आप अपनी ज़िंदगी का 24 घंटे में से कोई भी एक ऐसा लम्हा जो आपके करीबी है उसके लिए निकालते हैं क्या आप सबसे पहले तो आप अपने लिए निकालते हो क्या? सब सारी चीज़ें वक्त पे आकर ठहरती है। जिस भी इंसान ने किसी को भी वक्त दिया है वो उसका हो जाता है, चाहे आप ईश्वर ले लो, चाहे आप भगवान ले लो, चाहे आप जानवर ले लो, कोई भी चीज़ को आपको वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जब इंसान को लगता है कि कोई मेरी ज़िंदगी में है तो वो सुसाइड कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो सुसाइड, अगर अभी एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो जब भी आप किसी भी चीज़ का एंड करना चालू सोचते हो तो सबसे पहले ये देखो आपने शुरू क्यों किया था, तो आपको ताकत आ जाती है जी। लेकिन आप शुरू करते टाइम भूल जाते हो कि एंड कैसे करना हो, एंड जब करने आ रहे हो तब ये भूल जाते हो कि शुरू क्यों किया था। तो ये एक जो फ्रैक्शन सेकंड के अंदर आपको समझना पड़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खुदकुशी, अपना खुदकुशी जो आदमी करता है वो कमज़ोर नहीं होता एक्चुअल में, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया उसके बाद अब नहीं रहे वो, है ना। तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ भी रहता है, मेंटल प्रेशर रहता है। सो इंसान को ये समझना चाहिए कि हर परिस्थिति के अंदर वो अपने आप को फेस कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कदम कभी कोई उठाएगा। बिल्कुल, खुदकुशी के लिए खुद एक बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और अगर आप ये हिम्मत जुटा सकते हैं तो आप ज़िंदगी जीने की हिम्मत भी जुटा ही सकते हैं। और हमारे आसपास के लोगों को वक्त तो देना ही पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त ही कहाँ है, अरे रील्स तो हम घंटों तक देखते हैं, तो वक्त होता है, बस उसे थोड़ा सा अलॉट करने की ज़रूरत होती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। लाइफ का गोल सेट, हम कहीं पहुंच जाते हैं, फिर हमें कहीं और पहुंचना होता है, फिर हमें और आगे जाना होता है। सर क्या होता है डिजायर लाइफ का एक गोल सेटिंग कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति कैसे ये सोच सकता है कि मुझे अब यही करना है, बस मैं इसी के आसपास आगे बढ़ सकता हूँ? फाइन, बहुत अच्छा सवाल है। जनरली ये मेरे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मैं जहाँ भी ट्रेनिंग में जाता हूँ, मैं पर्सनल कोचिंग करता हूँ और कमर्शियल भी। सो मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि आप कोई भी काम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो जी। तो आपने कुछ डिसाइड किया होगा, तो लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या है। अभी अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको मैं फुल टैंक कार दूं और 2 दिन की छुट्टी दूं तो आप कहाँ जाओगे, तो लोगों को फटक से आंसर देना नहीं आता है। ठीक है, तो जब इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं मालूम है कि उसको करना क्या है, उसने क्यों उसका कारण उसने सोचा नहीं कभी, तो फिर मैं उसको चाबी भी दूंगा, फुल टैंक गाड़ी भी दूंगा, तो जाएगा कहाँ जब उसको मालूम ही नहीं है। चलो अगर उसको मालूम है कि मुझे कहीं जाना है, लेकिन क्यों जाना ये नहीं मालूम है, तो जाके करेगा भी क्या? बिल्कुल। फाइन, चलो ये मालूम है जाना कहाँ है, क्यों जाना है, रास्ता ही नहीं मालूम है, तो कैसे जाएगा? सो जिंदगी में ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। ये सवालों का जवाब अगर आपकी जिंदगी में क्लियर है, तब आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ की। अदरवाइज आपको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, आप जिंदगी भर काम करते रहोगे लोगों के लिए, लोग आगे बढ़ेंगे, आपकी सिर्फ सैलरी बढ़ेगी, है ना। कमियां आगे क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ मैन पावर के थ्रू। मैन पावर की डेजिग्नेशन और सैलरी बढ़ती है, लेकिन मैन पावर का डेवलपमेंट कहाँ होता है जी। तो उसके लिए ये जानना जरूरी कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा तो मैं 2 साल के अंदर मैनेजर बनूंगा, 3 साल के अंदर जनरल मैनेजर बनूंगा, 5 साल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा। अगर मेरा पथ क्लियर है तो मैं ग्रो कर रहा हूँ। सिर्फ सैलरी और डेजिग्नेशन बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाबदारी बढ़ना और मेरे ड्रीम्स के साथ में मेरी जवाबदारी बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में गोल बहुत ईजी होता है, लेकिन हमको आइडिया नहीं है। अच्छा, गोल के लिए डायरेक्शन की जरूरत बहुत होती है। सबसे पहले माँ बाप जो होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि 5 साल से 15 साल के बच्चों के साथ में समय ज़्यादा बिताएं और उनके जो एक्सप्रेशन है, उनका इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें और उसके ऊपर वर्कआउट करें, उनको टाइम दें और उनसे रिलेटेड चीज़ें उनको उपलब्ध कराएं ताकि वो ग्रो करें, उनके गोल्स क्लियर हो कि उनको ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है, और गोल कोई भी सिलेक्ट करने के बाद में उनका साथ दें। कभी भी डिसीजन गलत या सही दोनों जो होते हैं वो हमारे खुद के लिए होते हैं, इसलिए उस पर प्राउड करना चाहिए, ना कि आप सोचो कि मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में हुआ, तो वो सेल्फ डिप्रेशन चालू हो जाता है। सो गोल क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, लेकिन कहाँ जाना है सबसे पहले ये बहुत जरूरी है जी। तो आज मैं मतलब आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिनको भी गोल सेटिंग करना है वो रात को सोने से पहले एक ब्लैंक पेपर ले, उस पर लिख ले, उसमें टाइम लिखे, डेट लिखें कि मेरे को इस तारीख को ये चीज करनी है, और फिर उसको आप अगर रिलीजियसली फॉलो करो। आप मुझे बताएं अगर वो नहीं होता है तो आपको आगे पीछे हो सकता है पर नहीं होगा वाला काम नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत आसान लग रहा है, क्यों कहाँ कैसे, बस उतना यहाँ सेट कर लीजिए। तो जो डिजायर गोल सेटिंग की हम बात करते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है, बस वही नहीं पता, फोकस नहीं पता, तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। सक्सेस की डेफिनेशन हम कर तो लेते हैं, लेकिन हम कितने सफल हुए ये हमें नहीं पता है, हमें और करना चाहिए कि वो भी हमें नहीं पता है। सर चलिए गोल सेट तो हो गया, अब गोल सेट में आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि सक्सेस की डेफिनेशन आखिरकार क्या है। एक व्यक्ति कभी खुश रहना ही नहीं चाहता, उसे कुछ और चाहिए होता है। तो क्या होती है सक्सेस की ओरिजिनल डेफिनेशन की अब बस आप सफल हैं, दिस इज गुड?
फाइन। अगर मैं इसको बहुत स्मॉल तरीके से, रिफाइंड तरीके से बताऊं आपको, अगर मैं इंडिविजुअल मेरी बात करूं तो एक इंसान के जन्म से मृत्यु के बीच में जितने इंडिविजुअल सपने होते हैं, मैं उसमें सोशल बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, उसमें मैं कमर्शियल बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी इंसान का जन्म होना, उसके मृत्यु के बीच में जितने भी सक्सेस होती है ना, वो सारे ड्रीम्स मेरे पूरे हो चुके हैं। फाइन। सो क्यों मैं ये लाइफ कोचिंग का फील्ड किया? बिकॉज अब मैंने जो सीखा है, समझा है, अब मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। क्योंकि जिस चीज का टेस्ट आपने कर लिया, उसका टेस्ट आप दूसरों को बहुत अच्छे से बता सकते हो। बिल्कुल। फाइन। सक्सेस की डेफिनेशन एक्चुअल में लोगों ने डिफरेंट तरीके से बताई है, पर मैं ऐसा बोलता हूँ इंडिविजुअल होती है। क्योंकि कोई एवरेस्ट पे चढ़ के सक्सेस है, तो कोई 2 लाख पगार पे सक्सेस है जी। किसी ने बंगलो बना के सक्सेस किया। सो मैंने आपको जो बताया थी, गोल और सक्सेस ये दोनों आपस में कहाँ पहुंचना है वो सक्सेस है। लेकिन वो जो कैसे वाला पार्ट आता है, लोगों को ऑब्स्टिकल हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। ऑब्स्टिकल्स में कैसा होता है कि अगर मैं किसी रास्ते पे जा रहा हूँ और वहां पे अगर कोई रास्ता बंद है, कुछ है, तो मेरे को इतना बर्दाश्त नहीं होता है, मैं रास्ता बदल देता हूँ, है ना। या तो कोई मुझे मिसगाइड कर देगा, एक काम कीजिए आप वहां चले जाइए। तो मुझे भी चेक और रीचेक करना चाहिए, है ना, मेरे ऊपर खुद भरोसा होना चाहिए। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन मेरी खुद की बनाई होनी चाहिए, किसी के द्वारा दी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी सक्सेस और गोल अगर कोई दूसरा ड्राइव कर रहा है, देन मैं इंडिविजुअल अपने आप को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। और यही रीजन है कि आधे से ज्यादा लोग मिसगाइडेड है। उनको मालूम ही नहीं करना क्या है, और करना है तो क्यों करना है, और करने से होगा क्या। तो जब आपको ये सारे क्लियर होते हैं मैसेजेस, तब आप सक्सेस को टच करते हो। ठीक है। सक्सेस भी कैसी है कि स्टेप्स है जो आपके बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 25 ईयर्स का था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे किसी कंपनी का मैनेजर बनना है और मुझे 5,000 पगार चाहिए। फिर मैंने बोला 30 साल की एज में मुझे जनरल मैनेजर बनना है, मुझे पगार इतनी चाहिए। सो ये सक्सेस खुद क्रिएट की हुई रहती है। ठीक है। तो आज अगर आप मेरी सक्सेस की बात करें, तो सक्सेस किस टाइप की होती है, सबकी अलग है। अगर आप मेरी सक्सेस का डेफिनेशन की बात करें, सो जैसे मेरे फादर को मेरे नाम से जानते हैं, 35 ईयर्स हो गए, दैट इज सक्सेस। मैंने जब शादी नहीं हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरे बच्चे जब होंगे, उनकी स्कूल से मैं चीफ गेस्ट बन के जाऊंगा। सो दैट वाज डिसाइडेड। नाइन ऑलमोस्ट 8 times आई वाज चीफ गेस्ट इन माय सन्स एंड डॉटर स्कूल्स। सो दैट इज अ सक्सेस। सो सक्सेस डिसाइडेड बाय यू योरसेल्फ। फिर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इस पगार पे इतने टाइम पे पहुंच जाना है, मैं पहुंच गया था। मेरे पास में आज 11 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर है, 71 टेस्टिमोनियल्स हैं, मेरे पास 7 लाइफ कोचिंग के अवार्ड्स हैं नेशनल। सो लाइक सक्सेस की अगर बात करें, तो सक्सेस की इंडिविजुअल डेफिनेशन होती है, विच इज क्रिएटेड बाय हरसेल्फ और हिमसेल्फ, इंडिविजुअल बंदा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सक्सेस नहीं है। कोई भी इंसान, हर व्यक्ति अपने रूप में सफल है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं, जो आपने एक वर्ड यूज किया, सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, वो भी अगेन मैं बोलूंगा तो वो इंडिविजुअल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमको रोज 24 घंटे मिलते हैं, तो हमको एक जिद पकड़नी चाहिए कि हमको रोज सेटिस्फाइड होना, रोज सक्सेस होना है। अब डेफिनेशन आपको नहीं मालूम होगी, तो आप बिखरे पड़े रहोगे। लेकिन अगर आपने किया कि आज मुझे इतना करना हो गया, देन यू बिकम सक्सेस। So, आप खुश भी रहेंगे, करेक्ट, सेटिस्फाइड रहेंगे। राइट। बहुत आसान है। हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जॉब पर जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, काम करते हैं, बस सोचते नहीं हैं, सो जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बस सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है। और वही जरूरत है कि हम सोचें, रोज रोज सोचें कि हमें क्या करना है। बस उतना अगर हो जाए, तो शायद जिंदगी सफलता की पटरी पर आगे चल पड़ेगी। सर, एक्सेल होने की बात हमेशा आती है। आजकल हर किसी को एक्सेल करना है, स्टूडेंट को एक्सेल करना है, हर एक फील्ड में लोगों को एक्सेल करना है। कैसे एक्सेल किया जा सकता है हर एक क्षेत्र में? मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे सक्सेस की बात मैंने करी थी आपको, तो सोचने के साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या आप लिखते हो कि 2 फरवरी है ना 2025 को मैं इस दिन यही करूंगा? हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। सो डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पत्र को, किसी भी चीज को, अपने आप को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप सो दिस इज प्रेजेंटेशन, कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट, जैसे मेरी शुरुआत अगेन फिर वही होगी कि क्या आप अपने को जानते हो क्या? क्योंकि अगर आप अपने आप को जानते हो, तो आप अपने आप को प्रेजेंट भी अच्छे से कर सकते हो। तो सारी चीजें आ जाके आपकी इंडिविजुअल चीजों पे आती है। सो आपको प्रेजेंट करने से पहले ये जानना चाहिए कि मेरे को क्या प्रेजेंट करना है। ठीक है। अगर मैं किसी के घर खाना खाने जाता हूँ और खाने के साथ में मुझे सलाद दिया जाता है, तो मुझे सलाद के अंदर टमाटर, मूली, कांदा, ये सब चीजें देते हैं। एक जन ने मुझे कचुम्बर बना के दिया है और एक जन ने मुझे स्लाइस बना के डेकोरेट करके दिया है। फाइन, दोनों के टमाटर, कचुम्बर जो बनाया हुआ, उसमें चेंजेस नहीं है स्वाद में,
लेकिन जब मैं वहां से बाहर निकलता हूँ, सो मैं जिसने मेरे को टाइम दिया है, सी बिकॉज सजाने के लिए टाइम दिया होगा, है ना, किसी ने मेरे को दिमाग में रखा है उस टाइम पे, मेरी वैल्यू क्रिएट की वहां पे। सो मेरे को कोई भी काम करने से पहले अगर कोई मुझे वैल्यू देता है ना, तो मैं उसको वैल्यू देना मेरी जवाबदारी हो जाती है। सो मैं उन दोनों के घर से जब खाना खाने लूंगा, सो मैं थैंक यू बोलूंगा, बट आई विल कैरी ऑलवेज द सेकंड पर्सन जिन्होंने डेकोरेट किया था, बिकॉज उन्होंने मेरे को रखा था कि आई एम कमिंग देयर, डेकोरेशन के लिए टाइम लिया, स्लाइस के लिए टाइम लिया। सो आज का टाइम भी ऐसा ही है कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सो व्हेन यू प्रेजेंट योर सेल्फ प्रॉपरली पीपल विल बाय यू। और कभी भी देखिए कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में हो, लोग पहले उसको खरीदते हैं, बाद में उसके प्रोडक्ट को, कंपनी को खरीदते हैं। सो क्या आप अपने पर्सनालिटी को या अपने नॉलेज को या अपने प्रेजेंटेशन को आपने ऐसा प्रिपेयर किया है जिंदगी में कि लोग आपको खरीदे जी? फिर आप भले ना कोई भी कंपनी में हो, कोई भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हो या कुछ भी कंसेप्ट लेके जा रहे हो या कोई भी डिस्कशन या नॉलेज आप कर रहे हो, पीपल विल टेक इट फ्रॉम यू। सो लोग आज के टाइम में ये नहीं समझते। लोगों को कैसा है, दूसरा कि आपको कभी भी लाइफ में चेक रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ताला लगाते हैं, उसके बाद भी हम उसको खींच के देखते हैं। सो हम ताले को नहीं चेक कर रहे हैं, बेसिकली हम चेक करते हैं कि हमने सही लगाया कि नहीं लगाया। फाइन, सो दैट इज अ चेक। हमको हमारे ऊपर भरोसा है, फाइन, बट वी आर टेलिंग सम अदर कि भाई गो टू दैट, आप लगा के देखिए मैंने सही लगाया कि नहीं लगाया। सो लाइफ में भी ऐसा है, कुछ भी आप काम करते हो तो अगर आप चेक करते हो, रीचेक भी करते हो, सो आपके अनसक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल, सामने वाला भी आपको कुछ गाइड करेगा। करेक्ट जी। तो रीचेक, मैं गिनती जा रही हूँ क्या क्या वर्ड्स उठाने हैं और आप भी देखते जाइए, सुनते जाइए कि क्या क्या आपके सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। चलिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, कैपेबिलिटीज़, उस पर बहुत बात होती है। हमेशा हम अपने बच्चों को कहते हैं, अरे देख पड़ोस के बच्चों ने तो इतना अच्छा किया, हम वहीं से कैपेबिलिटीज़ को मेज़र करना शुरू कर देते हैं और फिर जब बड़े होते हैं तब भी यही होता है, एक एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉय कंपैरिजन होती है, कैपेबिलिटीज कहीं उसमें दब के रह जाती है। एक व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे जान सकता है? वही मैं फिर से आऊंगा कि क्या वो अपने आप को जानता है क्या? अगर अपने आप को जानता है तो अपनी कैपेसिटी को जानता है, कैपेबिलिटी को जानता है, नॉलेज को जानता है, ठीक है। और रही बात, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी कैपेबिलिटी को किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि हु आर दे जो कंपेयर करते हैं, उनको क्या मालूम है कि आई एम बेटर देन समवन? उनको क्या मालूम है कि ही इज बेटर देन मी? कैसे मालूम है? उसका कुछ जजमेंट है क्या लाइफ में? नहीं है। बिकॉज जब भी आप देखते हो किसी की जिंदगी में, कोई आदमी अभी सक्सेस है, कोई आदमी 3 साल बाद सक्सेस, कोई आदमी बाद में सक्सेस है। मुझे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिला जो अभी तक अनसक्सेस नहीं है जी। है ना। लेकिन हमारे पास में पेशेंस है क्या उसको वक्त देने के लिए, उसकी सक्सेस को वक्त देने के लिए? आप अपने बच्चों को कंपेयर करते हो, पर क्या अपने बच्चों को आपने जाना है? अब अपने बच्चों को उतना वक्त दिया है? किसी बच्चे को पैदल चलने में, जब वो पैदा होता है, उसको क्रोलिंग करके चलने में किसी को 5 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 8 महीने लगते हैं, किसी को साल लगता होगा। फाइन, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अलग है, उसकी एवरीथिंग अलग। देन हु आर यू टू कंपेयर? फर्स्ट, सो कैपेबिलिटी एक्चुअल में इनबॉर्न टैलेंट होता है हर इंसान में, वो आपको डेवलप करना है। लेकिन वो मालूम कैसे चलता है? मालूम वही चलता है, आपको कोई भी चीज कब मालूम चलती है? जब आप उसके साथ में वक्त देते हो, उसमें इंटरेस्ट लेते हो, उसमें आप इन्वॉल्व होते हो। तो क्या आप अपने बच्चों में इंटरेस्ट लिया, आपने इन्वॉल्व हुए उसमें? आप उसमें क्या अच्छी कैपेबिलिटीज जो आप ढूंढ रहे थे, जिससे आप कंपेयर कर रहे थे, वो उसके अंदर है? अगर आपको कुछ अच्छा दिख रहा है तो क्या आपने डेवलप किया? क्या मैं जनरली पेरेंट्स से बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम बच्चों को वक्त देते हैं। वक्त कैसा कि मैं मूवी लेके गया हूँ तो वो वक्त नहीं दिया। 3 घंटे आप मूवी देख रहे थे, बच्चा मूवी देख रहा था। मैं अगर उसको मैकडॉनल्ड्स लेके जा रहा था, मैं मेरा बर्गर खा रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरा बर्गर खा रहा है अलग से। सो आई एम सेइंग दैट कि वो मैंने वक्त कहाँ दिया? वक्त मैंने वो दिया जब मैं उसके कंधे पे हाथ रख के सिर्फ मैं और वो, मेरी और उसकी बातें कर रहे हैं, मेरे और उसके परिवार की बातें कर रहे हैं, मेरे और उसके डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे और कोई है ही नहीं जी। तो क्या हम ऐसा करते हैं क्या? आज मैंने कितने पेरेंट्स लोगों को देखा है जो अपने बच्चे के शोल्डर पे हाथ रखने से डरते हैं, बिल्कुल, है ना, या फिर दो सीढ़ियां नीचे उतरते टाइम उसके शोल्डर पे हाथ रख के उससे बात कर लें। ठीक है, पर बच्चों को भी मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी अगर कोई बात शेयर करना चाहते हो जो तकलीफ दे रही है, तो आप अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ के, मदर के हाथ पकड़ के कि माँ मुझे एक बात शेयर करनी है ना, नहीं कर पाते हैं। सो ये कब, जब उनको आप उतना स्पेस देंगे तब ना। आप तो कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करने के बजाय आप एक्सेप्टेंस रखो कि वो उनके पास क्या है। आप उनके शूज में पैर डालेंगे तो आपका नहीं जाएगा, है ना। वैसे ही उनका स्ट्रेंथ है, उनके जो थॉट है, उनकी जो प्रोसेस है,
सोचने की क्षमता है वो आपसे अलग है। जी। आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक दैट। सो मेरा ऐसा मानना है कि आप कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो ये जाने की कैपेबिलिटी होती क्या है। अगर वो है, अगर कंपेयर करने के लायक, तो उसमें सबसे बेस्ट क्या होती है, तब आप कंपेयर करें। कंपेयर हमेशा बेस्ट और वर्स्ट होता है, पर आप तो रेगुलर में कंपेयर करना चालू कर देते हैं। तो आपको किसी चीज का बेस्ट नहीं मालूम हो, फिर आप कंपेयर करने का आपको हक नहीं है। क्योंकि आपको अगर कंपेयर कब करना पड़ता है, जब आपको डेवलप करना हो। मुझे मालूम है कि अगर कोई मेरे से अच्छा है तो कंपेयर तब किया जाता है कि मुझे भी वैसा बनना है, तब इट इज पॉजिटिव वे, ना कि मेरे को नीचा दिखाने के लिए कि वो ऐसा है और आप कैसे हो। कंपैरिजन हमेशा ग्रोथ कराने के लिए होता है, पॉजिटिव वे में होता है, ना कि किसी को नीचे दिखाने में। लेकिन आज के टाइम में लोग कंपेयर वैसा करते हैं कि, है ना, मतलब दिस इज बेटर देन दिस, तो वो एक्चुअल में गलत एक मेथड है। बिल्कुल। तो ये सारे सवालों के जो जवाब है वो वहीं पर आकर खत्म होते हैं कि नो योरसेल्फ, खुद को जानना चाहिए, और खुद को जब आप जानते हैं तो सफलता आपसे कभी दूर नहीं रह सकती है। काफी सारी बातें हुई है सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबके कि मैंने जो भी बातें बताई आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ मदद करे और आपके चेहरे पे स्माइल लाए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, बस मैं यही प्रेयर करूंगा। बिकॉज मेरे लाइफ का भी यही है कि मेरे मिलने के बाद अगर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। सो मेरा अभी यही उद्देश्य है लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का, उसके अलावा मैं कोई और काम नहीं करता हूँ एज अ लाइफ कोच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपको हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ वही बातें चर्चा होती है जो आपके लिए ज़रूरी होती है। VNM को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, VNM का YouTube चैनल है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो बातें होती है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बातें पूरी सोसाइटी तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। VNM जरूर देखते रहें। नमस्कार। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय।
मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. अति भव्य इतिहास दोनों वडोदरानी संस्कारों छे साची ओळख मारा वडोदरानी ગાયત્રીનો મંત્ર સ્વયં જ વિશ્વામિત્ર રચે છે ગુજરાતી ભાષાના મૂળમાં પ્રેમાનંદ વસે છે ગાયત્રીનો મંત્ર સ્વયં જ વિશ્વામિત્ર રચે છે. નમસ્કાર, હું ગાયત્રી વ્યાસ. આજે ગુજરાતીમાં વાત કરવાની છું, કારણ કે હમણાં જ આપણે ગુજરાત દિવસ મનાવ્યો છે અને ગુજરાત દિવસ પર વડોદરા શહેરમાં એક ખૂબ સુંદર કાર્યક્રમ આયોજિત થયો, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, જેમાં જે લોકો આ કાર્યક્રમને માણવા ગયા હતા એમને ખબર હશે કે વડોદરા ઉપર એક ગીત લખાયું છે. વડોદરા ઉપર જ્યારે ગીત લખાય ત્યારે આપણને એવો વિચાર આવે કે ઘણી બધી વાતો છે જે આપણે જાણીએ છીએ એ લખાઈ હશે, પણ આ ગીત થોડુંક અલગ છે. અત્યાર સુધી આપણે વડોદરા ઉપર જે ગરબો લખાયો છે એ આપણને ખબર છે. વડોદરા શહેરના એક કવિ છે બ્રિજ પાઠક, જેમણે વડોદરા શહેરના અલગ અલગ સર્કલ ઉપર, ચકલી સર્કલને અલગ અલગ સર્કલને આવરીને એક સુંદર ગીત લખ્યું હતું. એ પણ કદાચ તમે સાંભળ્યું જ હશે. પણ એક એવું ગીત જેમાં આજની યુવા પેઢીની અગર વાત કરીએ આપણે, તો આજનો યુવા વડોદરા શહેરને કેવી રીતે ઓળખે? વડોદરા શહેર ફક્ત મહાકાળી સેવસળના નામથી ઓળખાય? ના. લીલો ચેવડો? ના. વડોદરાના ગરબા? બરાબર છે, એ આપણે માનીએ, પણ એ સિવાયની એટલી બધી વાતો છે જે કદાચ આજથી 30 વર્ષ પહેલાંના લોકોની પાસે બહુ જ બધી વાતો છે કે વડોદરાને આવી રીતે ઓળખાય, વડોદરા આવી રીતે જાણીતું છે. પણ આજની યુવા પેઢી, અને જે પણ એવું કહી શકાય કે જે રીલ બનાવતા શીખી છે, સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ પણ જગ્યાએ સેલ્ફી લઈને ફોટો અપલોડ કરતા શીખ્યું છે, એમના માટે વડોદરા આ ગીતમાં જે લખાયું છે એ કદાચ એ ઓળખ નથી. તો આ ગીતમાં જે વડોદરા વિશે લખાયું છે એક નવી વિચારધારા પ્રસ્તુત કરે છે, નવી પેઢીને ઘણું બધું એવું શીખવાડવાની કોશિશ, એવું જણાવવાની કોશિશ થઈ છે જે કદાચ આજની પેઢીને એ જાણવાની ઉત્સુકતા ઓછી છે અને જે દેખાય છે બસ એમાં જ રચ્યા પચ્યા રહે છે. એ રીતે વડોદરાને બધા જાણે છે. પણ આજે આ ગીત વિશે વાત કરવાના છીએ. આ ગીત લખનાર આપણા વડોદરા શહેરના જ મકરંદ મુસળેજી છે અને સ્ટુડિયોમાં અમારી સાથે હાજર છે. બહુ જ સ્વાગત છે તમારું. આભાર. મકરંદભાઈ ખૂબ સુંદર લખે છે. એમણે એમના 2 પુસ્તક છે, એક નાટક અને એક કવિતા, એક ગઝલ ઉપર અને એક નાટક ઉપર. ગોપાલ સયાજી નાટક છે જી, અને માણસ તોય મળવા જેવો, માણસ તોય મળવા જેવો, એ જ ગઝલનું એ છે. જી, અને એક અનુવાદનું પુસ્તક છે, અશ્રીમનના શ્લોક. જી. તો આ બધું તો એમણે જે લખ્યું છે એ આઈ થિંક આપણે બધા જાણતા હોઈશું, પણ આ ગીત જે રીતે લખાયું છે એના વિશે વાત કરવી જ જોઈએ, કારણ આ ગીત બહુ જ અલગ છે, એટલે જ અમે એમને સ્ટુડિયોમાં બોલાવ્યા છે. મકરંદભાઈ, સૌથી પહેલો સવાલ, વિચાર કેવી રીતે આવ્યો? વિચાર એકદમ જ અચાનક હું બેઠેલો અને મને આપણા જે ગુજરાત રાજ્યના દંડક છે બાળુભાઈ શુક્લ, જી, મારા મિત્ર પણ છે, એટલે એમણે મને કહું કે મકરંદભાઈ કોઈ વડોદરા ઉપર ગીત હોય તો મને કહો, કારણ કે 1 મે છે, ગુજરાત સ્થાપના દિવસે આપણે એને કંઈક કરવા માગીએ છીએ. તો વડોદરા વિશેની મારી પાસે ઘણી બધી માહિતી, પણ મારા મગજમાં કે વડોદરાનું ગીત નથી આપણી પાસે. અને બહુ વર્ષો પહેલા, એટલે કે સયાજીરાવ વખતે સયાજી મહારાજની સ્તુતિમાં લખાયેલું હોય કે એ વખતનું વડોદરા,
અથવા તો બહુ જૂનામાં વડોદરાનો ગરબો તમે જેમ કહો કે બીજી વડોદરાની ગઝલ પણ લખાઈ. વડોદરાની ગઝલ તમને કહું તો લગભગ 1795 ની આસપાસ દીપ વિજય નામના એક જૈન કવિએ લખેલી, પણ એમણે 60 શેર એમાં. હવે આપણે તો આટલું બધું લખાય નહીં કારણ કે પરફોર્મ કરવાનું હોય, અને વડોદરા વિશે જેને આપણે ખરેખર વડોદરું આપણું કહીએ છીએ એ એમાં આવવું જોઈએ. તો હવેની પછીની પેઢીને ખબર પડે કે આ મારું વડોદરા છે એમ. તો એ રીતે પછી મેં એમને કહું બાળુભાઈને કે એવું તો કોઈ છે નહીં, પણ તમે કહો તો હું લખી આપું. તો પછી એમણે મને પ્રેરિત કર્યો અને પછી મેં લગભગ કલાક એકમાં તો આ ગીત લખાઈ ગયું. સવારે મને વાત કરી, સાંજે મેં એમને આપી દીધું, પણ લખાયું એકાદ કલાકમાં હશે. એકાદ કલાકમાં લખાયું તો હવે એવું તો ના કહેવાય કે બહુ મોટો ચેલેન્જ હતો તમારા માટે, કારણ તમે 1 કલાકમાં અગર લખી શકો તો આસાન હતું તમારા માટે? એવું નથી કે દાખલા કે અમને બીજા કોઈને પણ ફોન કર્યો હોત જી તો એ પણ ગીત તો લખી આપત. એવું કંઈ છે નહીં કે આપણે જ ગીત લખી શકીએ, કે કોઈ પણ કવિ ગીત લખી શકે. પણ જ્યારે તમે કોઈક વસ્તુની સ્પેસિફિક વાત કરો કે વડોદરા ઉપર જ ગીત, તો તમારા જે જૂના વાંચન હોય બધા એ પછી પોપઅપ થવા માંડે. એનો વડોદરાનો ઇતિહાસ એ બધું બહુ બધું આવે એમાં. અને વડોદરા તો સાંસ્કૃતિક રાજધાની આપણા એની, અને એમાં અધ્યાત્મ અને વડોદરાની વિરાસત, એમાં મોટું રાજ્ય એટલે રાજકીય દ્રષ્ટિએ પણ એનો મોટો દરજ્જો, ને કેટલા બધા મહાપુરુષો થઈ ગયા, અને વિશ્વામિત્રથી નો એટલે તમને આ બધું વાંચેલું હોય, અલગ અલગ બહુ બધું વાંચો, પછી એમાંથી થોડુંક એમાંથી નીકળે, અને પછી એ વાંચેલું હોવાને કારણે 1 કલાકમાં લખાઈ ગયું એ બહુ મોટી સિદ્ધિ નથી, પણ 1 કલાકમાં આ બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરીને લખવું એટલી જ એક નાનકડી ચેલેન્જ જેવું હું માનું છું કે કદાચ હોઈ શકે, અને એ રીતે લખાયું. કારણ કે વડોદરાના ઇતિહાસને વાંચેલો હોય એ આ લખી શકે. બહુ સાચી વાત કરી મકરંદભાઈએ કે જેને ઇતિહાસ ખબર હોય એને અગર આ લખવા આપ્યું છે તો એમની પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી બને છે કે એ કેટલી વસ્તુઓ, કેટલા ઇતિહાસને બહુ આસાનીથી એમાં લઈ શકે છે, અને કેટલું સરળતાથી લોકો સુધી એ ગીત પહોંચી શકશે. તો એમાં 2 લાઈન શરૂઆત જે છે એ હું તમને સંભળાવું. અતિ ભવ્ય ઇતિહાસ ને ગૌરવ ગાથા વડોદરાની. અતિ ભવ્ય ઇતિહાસ ને ગૌરવ ગાથા વડોદરાની, સંસ્કારો છે સાચી ઓળખ મારા વડોદરાની. આ વાત આપણે બહુ જ આસાનીથી કહી દઈએ છીએ. એટલે મને એવું લાગે છે કે સંસ્કારોની વાત, કલાની વાત બહુ આસાનીથી આજની પેઢી કહો કે જૂની પેઢી કહો બધા જ કહેતા હોય છે, પણ હું આજની પેઢીની વાત કરીશ કે કહી તો દઈએ છે કે કલાનગરી, સંસ્કારી નગરી, પણ એની સાથે સાથે રિસ્પોન્સિબિલિટી એ આવે છે કે આ સંસ્કારી નગરી અને કલાનગરીના વારસા વિશે અને જે જૂની વાતો છે એ વિશે આપણે જાણીએ છીએ કેટલું, એ સૌથી મોટો સવાલ છે. તો એ સવાલનો જવાબ આ ગીતમાં છે એવું હું માનું છું મકરંદભાઈ, જે તમે આમાં લખ્યું છે. આગળ તમે ગાયત્રી મંત્રની વાત કરી છે, એના વિશે કહો. હા, હવે જૂના લોકોને કદાચ જેનું વાંચન હોય ને એ લોકો કદાચ જાણતા, વિશ્વામિત્રી નદી તો રહે છે, આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ, અને મગરમચ્છ અને વિશ્વામિત્રી એ બધા જાણે છે. તો વિશ્વામિત્ર ઋષિની આ તપોભૂમિ છે. તપોભૂમિ કહો કે કર્મભૂમિ કહો, વિશ્વામિત્ર અહીં વસ્યા. વિશ્વામિત્રી ઋષિએ સૂર્યમાંથી ગાયત્રીને પેદા કરેલા એવું કહેવાય છે, અને પછી ગાયત્રીનો મંત્ર એમણે અહીંયા રચ્યો. એવી આ ભૂમિ છે. આપણે ગાયત્રી મંત્ર બોલીએ છીએ, પણ આપણે એવું જાણીએ છીએ કે એ વડોદરામાં રચાયો. હવે આવું જ્યારે લખું ત્યારે બધું બહુ બધું મગજમાં પાછળ ચાલે. બધું તો લખી શકાય નહીં, પણ બધું દોડતું આવે, અને પછી તમને રોકે કે ઉભારો હું પણ છું. એટલે વિશ્વામિત્ર હું તમને વડોદરા જ્યારે કહું ત્યારે તરત મારા બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં આવે કે વિશ્વામિત્રને પછી મેનકા આવે જેમણે તપોભંગ કર્યો, અને પછી વિશ્વામિત્ર અને મેનકાનું સંતાન શકુંતલા આવે,
અને શકુંતલાનો છોકરો ભરત આવે અને ભરત ઉપરથી મારો ભારત દેશ આવે, તો આ બધું તમે મૂળ શોધવા જાઓ તો ક્યાંના ક્યાં આ નીકળતા હોય છે. તો વડોદરામાંથી કેટલું બધું ઉદ્ભવેલું છે. આમ તમે જુઓ તો તમે આભા બની જાઓ કે આ શું શું વાંચી રહ્યો છો, મને શું શું જાણવાનું મળે છે. પણ પછી બોલો, તમે પેલી મગરમચ્છની વાત કરી, તમને કહું કે મારા મગજમાં પણ એ મગરમચ્છો આવ્યા હતા. કારણ કે દુનિયાનું મેં ક્યાંક વાંચ્યું કે ભારતમાં કે દુનિયામાં મગરમચ્છ માટેનું જે લોકો એનું બ્રીડિંગ સેન્ટર કે એ જગ્યા એ સૌથી બેસ્ટ વડોદરાની વિશ્વામિત્રીનો પટ છે પૂરા વિશ્વમાં. હા, હવે જો હું એમ કહું કે વડોદરામાં મગરમચ્છો વસે છે તો મારે બહુ સાચવીને આ લખાય જ નહીં. કારણ કે હું સત્ય પણ લખતો હોય તો આના કેટલા બધા અર્થો નીકળી શકે અને કોઈ કેવા કેવા અર્થો કાઢી દેશે આપણને ખ્યાલ નથી. કોઈની પણ સાથે જોડી દેશે. હવે આ તો વિવાદ ઉભો થાય એવા પ્રકારનું. એટલે કવિની એક જવાબદારી છે, તમે શબ્દ વાપર્યો કે સત્ય હોવા છતાં તમે મગરમચ્છ શબ્દ ના વાપરી શકો. એટલે તમારે શું અવોઇડ કરવું, શું રાખવું. આપણે હું એવું કહી શકું કે આ સત્ય નથી એમ, એવું કહીને હું તો સત્ય જ લખીશ ને હું આ બધું બરાબર છે, પણ એની અસરો આ ગીત એના માટે નથી કે આના ઉપર આપણે બધી બહુ બધા વિવાદો. આ તો મારે તો વડોદરાની વાત કરવાની છે અને હવે તમે જોયું છે મારા વડોદરાની. એટલે હું જયારે કહું ત્યારે બધાને એવું લાગવું જોઈએ કે આ મારું વડોદરા છે. અને પ્રેમાનંદે તો વડોદરું શબ્દ વાપર્યો છે, વીર ક્ષેત્ર વડોદરું. આપણે આગળ વીર ક્ષેત્ર મેં વીરવતી નામનો શબ્દ વાપર્યો છે. એ કદાચ તમે મને પૂછો તો આગળ તમને હું જણાવીશ કે આ બધા નામો જે પડ્યા, સો એમણે પણ વડોદરું શબ્દ વાપર્યો પ્રેમથી. એટલા માટે જ ક્યાંક ને ક્યાંક હું પણ ઉલ્લેખ કરતી હોઉં છું આ વાતનો કે આ બાજુ આપણે સુરત જઈએ, આ બાજુ આપણે અમદાવાદ જઈએ, વચ્ચે વડોદરા છે. તો વડોદરાની ભાષા હંમેશા શુદ્ધ ભાષા ગણાય છે. ગુજરાતી શુદ્ધ. ગુજરાતી શુદ્ધ એટલે કોઈ પણ ભાષા, હું એવું માનું છું કે અહીંયા કોઈ પણ ભાષા બોલાય, ચાહે મરાઠી બોલાય, ચાહે ગુજરાતી બોલાય, ચાહે ઇંગ્લિશ, ચાહે હિન્દી. તો અહીંયા હિન્દી પણ એટલું બધું નહીં કે બહુ મિક્સ થઈ જતી હોય બીજી ભાષા, એમાં પણ શુદ્ધ બોલાય છે. અને ગુજરાતી તો ખૂબ જ શુદ્ધ બોલાય છે. જે એવું કહેવાય છે કે ગુજરાતી બોલવામાં ફક્ત નાગરો જ શુદ્ધ ગુજરાતી બોલી શકે, પણ આપણા બરોડિયન્સ પણ શુદ્ધ ગુજરાતી બોલે છે. કારણ કે બે એવા શહેરની વચ્ચે છે અને એમાં પ્રેમાનંદનું આ વડોદરું જે કહેવાય છે. તમે આમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ધરતી, જ્યાં અરવિંદ મહર્ષિ, એનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. હા જી. તો મહર્ષિ એટલે મહર્ષિ અરવિંદ જયારે બોલું છું ત્યારે વડોદરામાં તો મહર્ષિ અરવિંદ નહોતા આવ્યા. વડોદરામાં તો અરવિંદ આવેલા, અરવિંદ ઘોષ, જેમને સયાજીરાવ લઈ આવ્યા વિદેશમાંથી. અને પછી અહીંયા એમણે એ વખતે અત્યારની જે MS યુનિવર્સિટી આપણે કહીએ છીએ એનું નામ હતું બરોડા કોલેજ. તો એ બરોડા કોલેજમાં એમણે પ્રોફેસર તરીકે ફ્રેન્ચ ભણાવતા એ રીતે રાખેલા. પછી તો એ સયાજીરાવના રાઇટર પણ થયા. તમે એમની સ્પીચ જો સયાજીરાવની સમૃદ્ધ છે, એની પાછળના આ બધા કારણો છે. પણ એ વાત, તમારો પ્રશ્ન એવો છે કે મહર્ષિ અરવિંદ ઘોષને જ્ઞાન પ્રાપ્ત જે થયું, જેની અનુભૂતિ થઈ અધ્યાત્મની, એ વડોદરામાં થઈ. અને પછી એ મહર્ષિ ના રૂપમાં જે રિફોર્મેશન આખું એ વડોદરામાં થયું. તમને ખબર છે વિશ્વામિત્ર પણ એમનું પણ અહીંયા રિફોર્મેશન થયું, જે જ્ઞાન જે લાદ્યું. પહેલા તો વિશ્વામિત્ર તો ક્ષત્રિય હતા અને પછી એક ઋષિના આશ્રમમાં આવે છે અને પછી એમની પેલી ગાય હોય છે અને પછી એ તો રાજા હોય છે ને પછી એ બધું, તો એમાં પણ અહંકાર હોય છે ને આ હોય છે. પછી એ ધીરે 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 એમનામાં પરિવર્તન આવે છે. પછી મેં તમને પેલી ગાયત્રીની વાત કરી, તમારું નામ પણ ગાયત્રી છે, તો ગાયત્રી મંત્ર એટલે પછી ગાયત્રી ઉપાસના અને ગાયત્રીને લઈ આવ્યા. ને આખી જે આ જ્ઞાનની જે ગંગા છે, આ ધરતીમાં એવું કશુંક છે કે જે આ બધું તમને, તમે જો સયાજીરાવ ગાયકવાડની વાત કરું, હું બહુ દૂર નથી જતો, એ ગોવાળીઓ નાસિકના કૌલાના ગામથી આવે છે
નાનો 12 વર્ષનો છોકરો, અને તમે કહો 12 વર્ષનો અભણ છોકરો, એવું નહીં કે બહુ ભણીને આવ્યો છે, ગાયો અભણ ચલાવતા છોકરો, અને પછી અહીંયા આવીને એવું કે હું તો રાજા બનવા આવ્યો છું. હવે આવા વાક્યો કોઈના મોઢામાં આવવા, આ બધું એનો આ ધરતીની જે કમાલ છે એનું મારે બતાવવાનું આમાં એક લાઈનમાં કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિની આ ભૂમિ છે. અને એમાં આ મહર્ષિ અરવિંદ મહર્ષિ બની જાય, પછી આપણે મહર્ષિ અરવિંદ તરીકે એમને ઓળખીએ. સો એનો એક નાનકડો ઉલ્લેખ આમાં, આ તમે થોડું જાણતા હો તો આ શબ્દ તમને, આ વાક્ય સમજાય. આંબેડકરજી, તમે એમનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે. ભીમરાવ જો અહીંથી નીકળે સંવિધાનને લગતા ફિલ્મો માટે હતા ફાળકે આશા વડોદરાની. દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડના આપવામાં આવે છે, પણ એમનો વડોદરા સાથેનો જે રિલેશન હતું એ પણ તમે આમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે, અને ભીમરાવજીની વાત કરી છે, એના વિશે થોડું. બિલકુલ. જેવી રીતે અરવિંદ ઘોષને સયાજીરાવ લઈ આવ્યા, એવી રીતે આંબેડકર વોઝ અ ચાઇલ્ડ એટ ધેટ ટાઈમ, જેને આપણે ભીમરાવ આંબેડકર નામ આપ્યું. મહારાષ્ટ્રમાંથી કોઈ કહ્યું કે આ બહુ જ છોકરો હોશિયાર છે. તમે જો આ જ્યારે ભીમરાવ આંબેડકર કહું ત્યારે તમારા પાછળ બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ કે એ વખતે અસ્પૃશ્યતા પણ હતી, અને આ અમુક કાસ્ટના લોકોને દૂર રાખીને આવું બધું. પણ સયાજીરાવ માત્ર એની પ્રતિભાને ઓળખતા. આ આપણા વડોદરા માટે ગૌરવની વાત છે કે તમારો રાજા એવો હોય કે ખાલી પ્રતિભાને ઓળખે, બાકી બધું ભૂલી જાય. પછી એ આંબેડકરને લાવે છે વડોદરામાં, અને પછી એને વડોદરા રાજ્ય સ્કોલરશિપ આપે છે, અને પછી એમને મોકલે છે બેરિસ્ટર થવા માટે. અને સયાજીરાવની શરત હોય છે, જેને આવા બધા બહુ લોકોને ભણાવ્યા. એનો પણ જો ઇતિહાસ, આ ગીત બહુ લાંબુ થઈ જાય, પણ પછી એ બધું એ આપણો ઉપક્રમ નથી. અને પછી એ બેરિસ્ટર થઈને અહીંયા આવે છે, એટલે જે કાયદાનું જે જ્ઞાન છે વડોદરા રાજ્યને કારણે એમને મળ્યું. પછી વડોદરાની સેવા પણ એમને થોડો સમય કરી. આપણે વડોદરા એમને 3 વર્ષને આમ તો કહેતા કે તમે તમને રાજ્ય જ્યારે બહાર મોકલે છે ભણવા, તો તમારી સેવાઓ તમે વડોદરા રાજ્યને 3 વર્ષ તમારે આપવાની. કમ્પલસરી ડોક્ટર માટે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં ઇન્ટર્નશિપ કરવી, કે તમારે ગામડાઓમાં જવું, એવી રીતે. પછી જો કે બહુ ઓછો સમય અમુક કારણોસર એ રહ્યા, પણ પછી એમણે આ સંવિધાનની રચના કરી. તો આખું જે એમનું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે કાયદાનું અને કાયદોશાસ્ત્ર, એ વડોદરાની દેન છે. અને એનો તમને ખબર હોય તો વડોદરા રાજ્યમાં જે તમને ખબર છે સુધરાઈ એક શબ્દ હતો, અત્યારે કોર્પોરેશન, આપણે બરોડા કોર્પોરેશન, એ વખતે વડોદરા સુધરાઈ. તો એનું એક માળખું હતું, જે તો ખરેખર તો જેમાં લોકશાહી હોય અને પછી એનું કોઈ રાજ્ય હોય અને પછી એમાં તો આપણું તો એ વખતે તો આપણે તો બ્રિટિશ ઇન્ડિયામાં ગણાતા, જેને તમે પ્રિન્સલી સ્ટેટ કહો. તો રાજાએ આ બધું વ્યવસ્થા કરી રાખેલી. અને ટિળકે કહ્યું હતું કે આઝાદ ભારત પછી ભારત રાષ્ટ્ર તરીકેની શું એની સંરચના હશે, એની લેબોરેટરી વડોદરા છે, જેમાં આ બધું ચાલી રહ્યું છે. એનો એક ભાગ છે આ આંબેડકર. અને પછી એ બેરિસ્ટર ભીમરાવ આંબેડકર બન્યા. તો એ અહીંથી પછી ગયા અને ત્યાં પછી સંવિધાનની રચના કરી. લોકોની જર્ની અહીંયાથી શરૂ. આ તમે જો પગલા અને એની પગદંડી અને ક્યાં સુધી વિસ્તરી છે, તો એ મારે આમાં ઉલ્લેખ, પણ એટલું બધું લખી ન છે, પણ એક જ વાક્યમાં આનો મેં એક નાનકડો હિન્ટ તમને નાનકડી હિન્ટ આપી આમાં. જી. દાદા સાહેબ ફાળકે નું પણ આમાં તમે. દાદા સાહેબ ફાળકે ટેકનોલોજી આપણી જે છે કલાભવન જેને આપણે કહેતા, તો ઘણી બધી કલાઓનો એક સમાવેશ ને એવું બધું. તો સયાજીરાવે એક કલાભવન શરૂ કરેલું, અને વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણ. માત્ર ભણીને બહાર જાઓ તો કરવાનું શું, વ્યવસાય શું કરશો તમે, એટલે વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણ શરૂ કરેલું. એમાં કલાભવન, એમાં દાદા સાહેબ ફાળકે આવ્યા, અને એમણે પછી આ બધું અહીંયા ભણ્યા. પછી એ ફિલ્મોની ફોટોગ્રાફી, આ ને પછી તો આખો ઇતિહાસ છે. પણ એમનું જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ, જે મેં કહ્યું આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ છે કે નહીં, તમે કાયદાનું જ્ઞાન લીધું, પછી તમે સંવિધાન લખ્યું, તમે કલાભવનમાંથી જ્ઞાન લીધું, તમે ફિલ્મોમાં ગયા, તમે જો અરવિંદ મહર્ષિ બન્યા, આ બધું જ્ઞાન, વિશ્વામિત્રનું જ્ઞાન. તો આ બધું જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિની આ ધરતી છે, આ ધરતી માણસને પસંદ કરે છે.
અને પછી એ અહીંયા તો બધા બહુ લોકો રહ્યા, બધાને કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું જરૂરી નથી, પણ જો એમાં કંઈક પણ હોય તો એને ચોક્કસ, આ પેલું એન્ટેના જેવું છે, હે ને, તમારી પાસે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ હોવું જોઈએ, એના સિગ્નલ્સ પણ હોવા જોઈએ, એનું રિસીવર હોવું જોઈએ. આ બધું ભેગું જો થાય તો તમને ચોક્કસ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. બિલકુલ બિલકુલ. તમે સર્વેશ્વર મહાદેવની વાત કરી છે, લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ. દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ વડોદરાની વાત નીકળે તો 2 મોન્યુમેન્ટ્સ આપણા શહેરના છે, લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ અને MS યુનિવર્સિટી આર્ટ્સ ફેકલ્ટીનો ડોમ, જેના દ્વારા આપણે ઓળખાઈએ છીએ, વડોદરા ઓળખાય છે. હવે સર્વેશ્વર મહાદેવની પ્રતિમા જેને સોનાથી મળી લેવામાં આવી છે, ખેર એ અલગ મુદ્દો છે, એમાં નથી જવું આપણે, પણ એનો પણ તમે આમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. સુરસાગરમાં છબી ઝીલાતી નહાતા વડોદરાની. હું સુરસાગર જતો પહેલા, એટલે પછી હું જોઉં ને અંદર તો પેલા આજુબાજુના બિલ્ડિંગ્સ ને, પછી આમ તમે નાહી રહ્યા હોય, તમે છપછપિયા કરતા, આવું તમને એક તમે જો જોઈ શકો તો તમને દેખાય. આ એક મુદ્દો છે. આ વાક્ય જે મેં કહ્યું કે સુરસાગરમાં છબી ઝીલાતી નહાતા વડોદરાની, તો મેં એક થોડુંક તમને એક એવું ચિત્ર આપ્યું કે જે તમારી સામે આમ જીવંત થઈ ઉઠે અને તમારી સામે છપછપે. તો આ પંક્તિ જે છે એ મારે કે વડોદરાને નવડાવવાની વાત નથી, પણ એ તમને એક દ્રષ્ટિ આપે કે આવી રીતે પણ સુરસાગરને જોઈ શકાય. તો એવું આમાં એક આવે છે. પછી તમે જે ડોમની વાત કરી, મારા હવે જો તમને ખબર હોય તો એ એશિયાનો બીજા નંબરનો મોટો ડોમ છે, વિજાપુરના ગુંબજ પછીનો. હવે આપણે વાત છે, પણ તમે કેટલી વાતો મૂકશો અંદર, તો એક ચેલેન્જ મેં કહી દીધું. આમાં તમે માતાજીને લઈ આવ્યા. ઉત્તરમાં બહુચરમાં બેઠા, પૂર્વે માં કાળી, પશ્ચિમે તુળજા કરતી, સર્વેની રખવાળી. તમે માતાજીને પણ આમાં લઈ આવ્યા. હા, આપણું ધાર્મિક તમે જોશો ને તો બહુ જૂના વખતના બધા સંસ્થાનો છે, અને જે પ્રજા જે છે એની એક આસ્થા હોય છે. હવે તમે અત્યારે માનો કે હું તમને મહાકાળી કહું, પાવાગઢ બધાને ખબર છે, બહુચરમાં વડોદરા વાસીઓને તો ખબર જ હોય, તુળજામાં અમુક લોકોના તો કુળદેવી છે, રાજઘરાણાના પણ કુળદેવી છે. નવનાથ જે છે એ ઘણા ઓછા લોકોને ખબર છે. એ આપણા ચારે બાજુમાં અને પછી એનો, તો ઘણીવાર તમે હવે આમ કે રક્ષા કરે તો કેવી રીતે મને સમજાવો, તો તમે આમ સમજાવી ના શકો, પણ હું તમને આમ 1-2 પ્રસંગો કહું તો દાખલા તરીકે ભૂકંપ જયારે આવ્યો, ખાલી આમ જ વાત, હવે હું કઈ એવું સાબિત કરવા નથી માંગતો કે એના લીધે જ થયું છે, પણ તમે જો અમદાવાદમાં બહુ અસર થઈ, મોટા મોટા બિલ્ડિંગો પડી ગયા, સુરતમાં થયું, વડોદરા વચ્ચે કશું ના થયું. સો આ ભૂમિ જ્યારે રચાઈ હશે ત્યારે એનું જીઓગ્રાફિકલ સર્વે થયો હશે કે શું, મને નથી ખબર. એનું સ્ટેબિલિટી કે જે તમે સ્ટ્રક્ચરલ અત્યારે આપણે બધું ભણીએ છીએ, આ બધા બધું રચાયું છે અહીંયા આજુબાજુમાં. ઇવન કાશી વિશ્વનાથ પણ છે એ નવનાથમાંના. તો આવા નવનાથની પણ મેં વાત આમાં કરી છે કે જે વડોદરા એનાથી વડોદરાનું એ રક્ષણ કરે છે બધી દિશામાંથી. વટપ્રદ વીરવતી વડોદરા તમે હમણાં ઉલ્લેખ કર્યો વચ્ચે, વીરવતી વાળો. ચંદનવતી બડૌદા, જેવા શાસક તેવા નામો, અંગ્રેજીમાં બરોડા. વડની છાયામાં સૌ પામે, શાતા વડોદરાની. ખરેખર જે મકરંદભાઈએ કહ્યું કે બહુ જ બધી મુસીબતો આવી, જ્યાં પણ આવે એમાં આપણે એવું નથી કહેતા હોતા કે આપણે બચી ગયા, કારણ તકલીફ બીજે પણ બધાને થઈ છે. આપણે સેફ છીએ એટલે એ તકલીફ ઓછી છે એવું નથી, તકલીફ તો છે જ, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા સુધી એ પહોંચતી નથી. એ આ વડોદરા શહેરનું વાસ્તુ કહો કે જે પણ કહો, આ ધરતીની જે આપણા પ્રત્યે આપણા ઉપર પ્રેમ વરસાવવાની જે વાત છે એ કહો, પણ ખરેખર આપણે સેફ તો છીએ જ. વટપદ વીરવતી વટોદર, ચંદનવતી બડૌદા. હવે આ નો ઇતિહાસ બહુ જ જૂનો છે, અને આમાં તમે બહુ પુરાણોમાં આનો ઉલ્લેખ મળે છે, જેમાં વીરવતી શબ્દ છે. આપણું જે અત્યારનું હરણીનું હનુમાનનું જે છે એ જે સ્થળ છે એ વીરોની ભૂમિ હતી એવો ઉલ્લેખ છે, અને એટલા માટે એને વીરવતી એવો શબ્દ આવ્યો.
પછી એક ચંદન નામે રાજા આવ્યા, એમનું પછી ચંદનવતી થયું, પછી ચંદનાવતી થયું, પછી ચંદ્રાવતી થયું, જેનું એક તમને ખબર હોય તો જો સુરસાગર જે છે એમાં ચંદન તલાવ હતું ત્યાં, એને પછી જોડી દેવાનું, પછી સુરસાગર થયું. તો ચંદન તલાવ લોકો નથી ખબર, પણ સુરસાગર તો ખબર છે. તો એના પહેલા વટપ્રદ કે અહીંયા વડના બહુ વૃક્ષો, જ્યારે વિશ્વામિત્રે આવેલા, એ પણ એક સ્ટોરી બહુ તમને જો હોય તો, જે પુરાણમાં જે તમને કહું છું ને કે વડની જે ઉલ્લેખ છે એમાં કયું પુરાણ છે અત્યારે મારા મગજમાંથી નથી, પણ વિશ્વામિત્રી જ્યારે આવે છે ત્યારે એ વડની છાયામાં બેસે છે, એમને બહુ મજા આવે છે. પછી એ હવે ઋષિ મુનિઓ એવું હતું કે જો ગુસ્સે થાય તો શ્રાપ આપે અને ખુશ થાય તો વરદાન આપી દે. તો એમને વરદાન આપી દીધું વડના વૃક્ષને કે તારા બધા પાના બધા તને સોનાનો હું તને બનાવી દઉં એમ. હવે વડ તો ગભરાઈ ગયો કે તમે મને સોનાનો બનાવો, આ બધા લોકો તો પાંદડા તોડી લઈ જશે, હું તો પછી પાંદડા વગર પડી જઈશ એમ. એટલે પછી એમને લાગ્યું વાત સાચી છે. પછી એમને કહ્યું કે સુવર્ણ એટલે કે જેને આપણે સમૃદ્ધ, એવા શબ્દોમાં કે તને તું સુવર્ણ હોઈશ, સમૃદ્ધ હોઈશ, પણ લોકોને સુવર્ણ જોઈ નહીં શકે, જેની દ્રષ્ટિ હશે એને જ આ દેખાશે, એમ કરીને એની આખી વાત આમાં એની છે. એક વિનય વિજય કરીને જૈન સંત થયા, જૈન કવિ પણ. એમણે જેવી રીતે કાલિદાસે મેઘદૂત લખ્યું કે એક એ વખતે વિમાન તો નહોતા, પણ વાદળોને એમણે મેઘને દૂત બનાવ્યો એની પ્રેમિકા સુધી સંદેશ પહોંચાડવા માટે. અને પછી વાદળ અહીંથી જાય છે ને પછી હિમાલય સુધી, તો જેટલા જેટલા રસ્તામાં નગરો આવે છે ને બધા જંગલો, સ્થળ, નદીઓ, એ બધાનું વર્ણન છે એમાં. એ જ થીમને ધ્યાનમાં લઈને વિનય વિજયે ઇન્દ્રદૂત નામનું કાવ્ય લખ્યું, જેમાં જોધપુરથી સુરતની યાત્રા છે, એમાં વડોદરું વચ્ચે આવે છે. અને એ વખતનું જે બધા 4 દરવાજાની વચ્ચેનું પેલું માંડવી ને આ તે ને પછી વડ, એવા બધા ઉલ્લેખો આમાં છે. એટલે વડોદરાના બધા એટલા માટે ખબર પડે કે વડોદરાનું જ્યોગ્રાફી, વડોદરાના ઉલ્લેખો એટલે કેટલું જૂનું છે આ, એ મારો કહેવાનો આશય છે. એટલે એ વખતનું એટલા માટે જેના ઉદરમાં વડ હતા, એવી રીતે વટોદર, એવી રીતે વટોદર નામ એટલે વટપ્રદ કે જેના પાદરમાં વડ હોય. વટપ્રદ, વીરવતી, વટોદર, ચંદનવતી, ચંદનવતી બડોદા. હવે બડોદા શબ્દ મુગલોએ આપ્યો, આપણે જે મુગલોએ શાસન કર્યું એ લોકોએ બડોદા, એના પછી મરાઠા આવ્યા તો એમણે બડોદા સાચવ્યું. હજુ પણ જો મરાઠીઓ બડોદા કે છે, પછી બડોદાનું બડોદે, આમી બડોવાલા ગયેલો હતો, તો એ મરાઠીમાં તમને આમી વડોદરા ગયેલો હતો એવું તમને નહીં સાંભળવા મળે. તો એ પછી મરાઠીઓએ બડોદાનું બડોદે કર્યું. એટલે વટપ્રદ, પછી વટોદર, પછી વડોદર, વડોદરા ઉપરથી બડોદા, પછી અંગ્રેજો આવ્યા એટલે બડોદા ને બરોડા કર્યું. તો આ બધું આખું એનું ઇતિહાસમાં તમે નામોમાં જાઓ તો હવે આટલું બધું શબ્દ આટલું બધું લખવું હોય તો આટલો ઇતિહાસ જો કવિને ખબર હોય તો આટલી એક અડધી લાઈન લખાય, આખી લાઈન તો લખી જ ના શકાય. તો મારું જેટલું ચેલેન્જની વાત હતી, તો આવું બધું પણ આમાં તમને હેલ્પ કરે. તમારું વાંચન છે કે તમે જે નાનપણથી તમે જે સાંભળ્યું હોય એ બધું પછી આમાં બહાર આવે. તમે આમાં બધું જ કોશિશ કરી છે કે દરેક વાતને સારી રીતે સમજી શકે લોકો, એની કોશિશ કરી તમે આખી આ ટોકમાં. હવે આજની પેઢી, હું વારે વારે એટલા માટે કહી રહી છું કે આજની જે યુવા પેઢી છે એ લોકોને વડોદરાને આ રીતે ઓળખવાનું છે, જે રીતે ઓળખતા હતા એને ભૂલવાનું છે ને આ રીતે ઓળખવાનું છે. તો શું તમે શું ઈચ્છો છો કે જે રીતે યુવા પેઢી રેપ સોંગ બનાવે છે, આને રિધમમાં ઢાળી દે અને કોઈ ગાય, શું ઈચ્છા છે તમારી? હવે આ લખી તો દીધું તમે. હું તમને કહું કે જે આજની યુવા પેઢી છે ને, હું એને આઈ સી લોટ ઓફ પોટેન્શિયલ ઇન ધેમ. એટલે એટલા બધા હું એવું માનું છું કે મારા કરતા આ યુવાન પેઢી છે બહુ આગળ છે. કારણ કે હું જયારે એટલી ઉંમરનો હતો ત્યારે મને કશું જ નહોતું આવડતું, અને એમની પાસે જે નોલેજ છે ખરેખર એ લોકો, અને એમને ખબર છે કે સારું શું ને ખોટું શું, સાચું શું અને ખોટું શું, આ એ જાણે છે. એટલું જ કે આ જો એમના કાને વાત આવશે
તો હવે પેલું કેવું નેટનું ને બધું બહુ સામ્રાજ્ય છે, જી. એમાં બધો કચરો પણ બહુ બધો ભરાયો છે. તો એમાં એ લોકો આ બધી વસ્તુને જો નાખે તો એક ખબર છે કે એક ખરાબ બાલદી હોય ને એને સાફ કરવાના બે રસ્તા છે. કાં તો તમે બાલદીને ઢોળી રાખો અને નવું પાણી ભરી દો, જી. બરાબર છે. જી. હવે આની અંદર જે કચરો ભરાયો છે એમાં એ તો પોસિબલ નથી, તમે એમને ઢોળશો કેવી રીતે? એમાં વધારે સારું તો બીજો પ્રશ્ન છે કે તમે એ બાલદીને નળની નીચે મૂકી દો, જી. ચોખ્ખા પાણીનું, જી. અને પાણી પડ કરશે ને પેલું ધીમે ધીમે. તો જે યુવા પેઢી મારે જે કહેવાનું છે, તો આવો જે નેટ, આ જે વડોદરાનું જે ઇતિહાસ, જી. કારણ કે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ રીતે તોડી મરોડીને લખાયો પણ હોઈ શકે, મને ખ્યાલ નથી. તો એવું જો ધ્યાનમાં આવે તો એને રિપ્લેસ કરતા જાઓ આ વાંચીને, જી. તો શું થાય કે એમના પછીની જે પેઢી આવે એને એટલીસ્ટ પેલો ઇતિહાસ એમના સુધી, આપણે નથી કહેતા તમે ઇતિહાસને વળગીને બેસી રહો ક્યાં, પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, આપણા મૂળ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. વડ ગમે એટલો ઉપર જાય પણ જો એ મૂળ સાથે એ સંકળાયેલો હશે, જકડાયેલો હશે, તો જ એ એનું આમ ફળશે અને ફૂલશે અને સમૃદ્ધ બનશે. એવું મારું એક નમ્રપણે માનવું છે. બાકી યુવા પેઢી બહુ જ સમજદાર છે, હોશિયાર છે, અને એ જાણે છે કે એમને શું કરવાનું છે. કવિતા તો એક માધ્યમ બન્યું કે આ કવિતા વિશે વાત કરવી છે, એમણે જે ગીત લખ્યું છે એના વિશે વાત કરવી છે, પણ એની સાથે સાથે વડોદરા શહેરનો ઇતિહાસ આટલો સરસ રીતે આજે આપણને બધાને જાણવા મળ્યો. ગીત વિશે વાત થઈ અને એ ગીત ના સાંભળીએ કેવી રીતે બને, તો મકરંદભાઈ થી જ આ ગીતને આપણે સાંભળીએ. અતિ ભવ્ય ઇતિહાસ ને ગૌરવ ગાથા વડોદરાની, સંસ્કારો છે સાચી ઓળખ મારા વડોદરાની. ને ગાયત્રીનો મંત્ર સ્વયં જ્યાં વિશ્વામિત્ર રચે છે, ગુજરાતી ભાષાના મૂળમાં પ્રેમાનંદ વસે છે. ને શ્રીમંત સયાજી ઓળખાણ છે સાચા વડોદરાની, અતિ ભવ્ય ઇતિહાસ ને ગૌરવ ગાથા વડોદરાની. જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ધરતી જ્યાં અરવિંદ મહર્ષિ બનતા, ને ભીમરાવ જો અહીંથી નીકળી સંવિધાનને લખતા, ને ફિલ્મો માટે હતા ફાળકે આશા વડોદરાની, અતિ ભવ્ય ઇતિહાસ ને ગૌરવ ગાથા વડોદરાની. સ્વર્ણ વઢેલા સર્વેશ્વર મહાદેવ મધ્યે બિરાજે, લક્ષ્મી વિલાસનું સૌંદર્ય વિશ્વ આંખમાં આંજે, સુરસાગરમાં છબી ઝીલાતી નાતા વડોદરાની, અતિ ભવ્ય ઇતિહાસ ને ગૌરવ ગાથા વડોદરાની. ને ઉત્તરમાં બહુચરમાં બેઠા પૂર્વે માતા કાળી, ને પશ્ચિમે તુળજામાં કરતી સર્વેની રખવાળી, ને નવનાથ કરે છે રક્ષા ચોદિશ આખા વડોદરાની, અતિ ભવ્ય ઇતિહાસ ને ગૌરવ ગાથા વડોદરાની. ને વટપ્રદ વીરવતી વટોદર ચંદનવતી બડોદા, જેવા શાસક તેવા નામો અંગ્રેજીમાં બરોડા, ને વડની છાયામાં સૌ પામે શાતા વડોદરાની, અતિ ભવ્ય ઇતિહાસ ને ગૌરવ ગાથા વડોદરાની. અને મેં પેલો શાતા શબ્દ પ્રયોગ કરે ને એ મારે જૈનો પ્રત્યે મારું એક મેં એ હિન્ટ આપી છે કે એમણે ઇતિહાસને સાચવ્યો છે આપણે. સો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર VNM નો અને આપનો કે મને તમે આ અવસર આપ્યો મારા ગીત વિશે વાત કરવાનો. થેન્ક યુ સો મચ અમારી સાથે વાત કરવા માટે, અને તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે તમે જોડાયા છો. એક રિક્વેસ્ટ, એક વિનંતી છેલ્લે જરૂર કરીશ કે જે ટ્રેન્ડ માં હોય છે, જે સોંગ્સ યા જે ડાયલોગ્સ, એના પર બહુ જ બધી રીલ બને છે અને પછી એ રીલ એટલી બધી વાયરલ થાય છે, લોકો સુધી પહોંચે છે અને એ ગીત લોકોના મોઢે ચડી જાય છે, એ ડાયલોગ લોકોના મોઢે ચડી જાય છે. તો તમને બધાને એક વિનંતી જરૂર કરીશ, આ જે ગીત છે, આ ટોક, આ વાર્તાલાપ જે તમે જોશો એમાં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આ ગીત આખું અમે મૂક્યું છે, એ જરૂર વાંચજો, યાદ કરી લેજો. અગર બે લાઇનની પણ રીલ્સ બનાવી અને એને વાયરલ કરશો તો આપણા વડોદરાનો ઇતિહાસ સૌથી વધારે લોકો સુધી આપણે પહોંચાડી શકીશું. આટલું તો આપણે કરી જ શકીએ, બરાબર ને? જરૂર કરજો. થેન્ક યુ સો મચ. VNM સાથે હંમેશા જોડાયેલા રહો. VNM ટીવીની યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, VNM ટીવીના ફેસબુકને લાઇક કરો, ફોલો કરો. VNM ટીવી હવે તમારા ફિંગર પર છે, મોબાઈલમાં.
મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે જીઓ અને વોડાફોન ટીવીની, જેમાં તમે આખા દિવસમાં ન્યૂઝ જોઈ શકો છો. અને VNM ટીવી હવે જીઓ ફાઈબર 498 નંબરની ચેનલ છે, જ્યાં દિવસ આખો ટીવી પર તમે જોઈ શકો છો ન્યૂઝ અને આવી ખાસ ચર્ચાઓ. નમસ્કાર. शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. पहले आदिमानव हुआ करते थे जो जंगलों में रहते थे, फिर गांव में रहना शुरू हुआ और फिर हम शहरों में रहने आ गए. जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी चेंज होने लगे. पहले हम पेड़ पत्ते खाते थे, पौधे खाते थे, फल सब्जियां खाते थे, अब हम जंक फूड खाते हैं. जैसे जैसे हमारे पास पैसे आए वैसे वैसे हमारी लाइफस्टाइल बदली है, वैसे वैसे हमारी जो फूड हैबिट्स है वो भी बदल गई है. और फूड हैबिट्स में जो बदलाव हुआ है वो हमें बीमारियों की ओर ले जा रहा है. ऐसी ही एक बीमारी या डिसऑर्डर, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल. आपने सुना होगा जब भी आप रिपोर्ट करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई आया है, डर जाता है इंसान. आखिरकार कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, आज इसी टॉपिक पर बात होने वाली है. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी. कोलेस्ट्रॉल आखिर किस बला का नाम है, आज उसी पर मैं थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी. और स्टूडियो में मैंने जोड़ा है मेरे साथ प्रोफेसर केशवी पंड्या को. MS यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर है. और कोलेस्ट्रॉल आखिरकार होता क्या है, कैसे कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है और कैसे कोलेस्ट्रॉल जैसी
बीमारी से दूर रहा जा सकता है, उस पर आज मैं उनसे जानकारी लूंगी। मैम, सबसे पहले यही, हम सब जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए हम चिंतित थे, अब वैसा ही कुछ कोलेस्ट्रॉल के लिए हो गया है। जी हाँ, हर एक को कोलेस्ट्रॉल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। क्या है आखिरकार ये कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल बाकी कुछ नहीं है, ये एक हमारे बॉडी में बनने वाला एक पदार्थ है जो लिवर में बनता है, और वो जो हम फैट्स खाते हैं उसी चीज से वो बनता है। वो एक बहुत ही नेचुरल चीज है, जो सारे जो भी एनिमल्स है, जो भी ह्यूमंस है, जो लिविंग बीइंग्स है, जिंदा है, उन सब में ये प्रोड्यूस होता है। और इसकी नॉर्मल जो मात्रा होती है वो हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स, अलग अलग टिश्यूज के निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी, जैसे वैक्स होता है वैसे एक चिकना पदार्थ होता है जो हमारे लिवर में से प्रोड्यूस होता है, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स बनाने के लिए यूजफुल रहता है। तो ये है एक कोलेस्ट्रॉल, पर इसका नॉर्मल लेवल हमारे लिवर में प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो आगे जाके दूसरी तकलीफ कर सकता है। तो एज सच कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही नेचुरल चीज है जिससे डरने की जरूरत नहीं है, पर अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे, अगर वो हायर लेवल्स पे जा रहा है तो वो दूसरी तकलीफें कर सकता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो दो तरीके से बॉडी में आता है, एक लिवर में बनता है और दूसरा है हमारे खाने के द्वारा आता है। अच्छा, ठीक है, तो लिवर में तो हम लोग जिंदा है तो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होगा जो भी हम खाते हैं उससे, लेकिन एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि डेयरी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी एनिमल्स से निकलते हैं, या तो फिर अगर हम नॉन वेजिटेरियन है कोई, तो जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो एनिमल्स में से हमें डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल मिलता है, क्योंकि वो लोग भी एक लिविंग बीन है और उनमें भी वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा, और प्लांट्स के भी कुछ सोर्स होते हैं, प्लांट जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स तो नहीं होते उसके सोर्स, लेकिन पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मार्जरीन है, ये सारे प्लांट सोर्सेज है जहाँ से भी हमें डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। और शरीर में भी प्रोड्यूस होता है और हम बाहर से भी कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं। और ऐसे में आपने देखा होगा, कई लोगों को आपने सुना भी होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो डॉक्टर आपको कहीं ना कहीं अवेयर करते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। मैम, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से परेशानियां क्या होती है शरीर में, क्योंकि वो तो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि जरूरी है कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली, वो एक नॉर्मल रेंज जितना होना चाहिए बॉडी में उतना वो जरूरी है, नहीं तो उसकी वो अगर नहीं होगा तो बहुत सारे फंक्शंस रुक जाएंगे, सेल्स नए नहीं बनेंगे। लेकिन हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि हमारे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बन रहा है हमारी बॉडी में, तो उससे हमें बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है वो हमें अट्रैक्ट करता है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल अट्रैक्ट्स मोर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, जो भी हार्ट की बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, पेन होना चेस्ट में, वो सब चीजों को वो अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा वो आपकी रोजिंदा जिंदगी, आपका स्टेमिना कम करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ रहा है? तो आप नोटिस करोगे कि आप नॉर्मल जो चल रहा है उससे भी ज्यादा थकान ज्यादा हो रही है, थोड़ा भी आप चल रहे हो तो आपको सांस फूल रही है। तो ये सारे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हम खुद के अंदर कर सकते हैं कि जिससे हमें डाउट हो सकता है कि शायद मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हुआ। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज चेक मतलब आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। हम रेकमेंड करते हैं कि आफ्टर 25-30 ईयर्स सबको ही एवरी 6 मंथ्स आपका पूरा प्रोफाइल करवाना चाहिए, जिससे कि आप मिस आउट ना कर जाओ कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बढ़ गया और तब तक आपको पता ही नहीं चला। राइट, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ आपके हार्ट को होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, गुड अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसको हम LDL एंड HDL बोलते हैं। तो LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। वो आपके हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसके अंदर दूसरे सब्सटेंस जैसे कि कैल्शियम है या कुछ भी दूसरा है उसके साथ मिक्स होके एक थर जमा देगा आपके आर्टरीज के आजू बाजू, वो जमा हो जाएगा, जिससे कि आपके आर्टरीज में से ब्लड को पास होने के लिए बहुत ही कम जगह मिलेगी। और उसके अंदर अगर आपको ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन या ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका ब्लॉकेज हो जाएगा आर्टरी का, जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक या तो फिर हार्ट अटैक वैसे भी एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में हो सकता है। लेकिन अगर आप ये बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप उसको मेंटेन जरूर कर सकते हैं दवाइयों से, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से। जी, आजकल हम सुनते हैं कि सडन हार्ट अटैक, बहुत ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट लोगों को आ रहे हैं, और अच्छे भले लोग जो दिखने में बहुत तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि इन्हें कोई बीमारियां हैं,
वो भी कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हाई आया है तो मैम कम कैसे किया जा सकता है या मेंटेन कैसे रखा जा सकता है? देखिए, इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं कि जो अवेयर नहीं है। डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ये चेक करवाएं, तो उनको लगता है मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो मैं क्यों रिपोर्ट करवाऊं। लेकिन ये सारी बीमारियां ऐसी है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको तकलीफ देगी। तुरंत अगर मेरा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो आज मुझे हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको चेक करके उसको ट्रीट नहीं करूंगी ना, तो वो 6 महीने 7 महीने के बाद मुझे एकदम से वो तकलीफ देगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले उसको डिटेक्ट करो, चेक करो। जितना जल्दी चेक करोगे उतना इजीली आप उसको मैनेज कर पाओ, क्योंकि वो छोटे लेवल पे आपने डिटेक्ट कर लिया। तो पहले तो अगर आप आपके डॉक्टर की सलाह लो, अगर उनको लगता है तो वो आपको मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे जो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए लेनी चाहिए। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर हम हमारे डाइट पे फोकस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, और दूसरी कोई एडिक्शन जैसे कि टोबैको है, स्मोकिंग है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके हार्ट डिसीजेस को अट्रैक्ट करता है। और उसके साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर इंक्रीज कर देगा। तो आपको मेंटेन करने के लिए दवाइयों के साथ, अगर आप डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो दवाइयों के साथ आपको आपका डाइट पे ध्यान देना है। दूसरा, आपको फिजिकली बहुत ही एक्टिव हो जाना है। एटलीस्ट आपको 30 to 45 मिनट्स की वॉक करनी है, धीरे नहीं, फास्ट वॉकिंग करनी है आपको, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ आपका बॉडी वेट मेंटेन करना जरूरी होता है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोगों का ओवर वेट या ओबेसिटी है तो उनको ही कोलेस्ट्रॉल आएगा। पतले लोगों भी होता है और बहुत पतले लोग भी कार्डियक अरेस्ट का शिकार बनते हैं। यस, क्योंकि ये इसको वजन के साथ एकदम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा होगा तो वो आने के चांसेस आपको ज्यादा है। तो अगर आपका वजन नॉर्मल है तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल आ सकता है, क्योंकि या तो आप अपने लाइफस्टाइल में एक्टिव नहीं हो, या तो आप बहुत ऐसी चीजें खा रहे हो जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है बॉडी में। तो उसको मेंटेन करने के लिए 3 सूत्रों का मैं बोलूंगी कि आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आप चेक करिए, उसके हिसाब से एक्शन लीजिए, डॉक्टर को मिलके मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस में आप अपना डाइट थोड़ा सा चेंज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी चेंज कीजिए, और आपका कोई भी अगर एडिक्शन है तो उसको आप धीरे धीरे बंद कर दीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या खाने से या क्या नहीं खाने से कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल लाया जा सकता है। मैम, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उन्हें अगर हम नहीं खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा रह सकता है? देखिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही आपने बोला कि पहले के टाइम में हम लोग बहुत ही नेचुरल चीजें खाते थे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी नेचर से हमें मिलता था वो हम लोग खाते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ये दोनों शब्द है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो सैचुरेटेड फैट क्या होता है? ऐसे फैट की जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहे, जैसे कि बटर है, घी है। आप तेल को देखोगे तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंसिस्टेंसी में रहेगा, लेकिन बटर रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रहेगा। अगर आप उसको मेल्ट करोगे तो ही वो लिक्विड होगा। तो वैसे सैचुरेटेड फैट्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट्स एनिमल से ही, बटर इज अ एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, तो उसमें से डायरेक्टली भी कोलेस्ट्रॉल हमें मिल सकता है। उसके अलावा ट्रांस फैट जो हम बोलते हैं वो किसमें प्रेजेंट होता है? तला हुआ खाना होता है, फ्राइड फूड्स, जंक फूड, प्रोसेस फूड, बेकरी आइटम्स में सिर्फ ब्रेड और केक्स नहीं, लेकिन खारी, जो हम लोग समझते हैं बहुत लाइट स्नैक है, लेकिन वो एक बेकरी, उसके अंदर मार्जरीन या बटर का बहुत उपयोग किया गया है, सैचुरेटेड फैट का। तो खारी है, बिस्किट्स है, जो हम लोग अपने बच्चों को भी बहुत फ्रीली देते हैं खाने के लिए। तो ये सारी चीजों के अंदर ट्रांस फैट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और अगर इसका रेगुलर कंजम्पशन रहता है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो आपको तला हुआ नहीं खाना है, फरसान जो बोलते हैं हम लोग, बेकरी आइटम से, जंक फूड का कंजम्पशन कम कर देना है, पिज्जाज, बर्गर्स, पेस्ट्रीज, वो सारी चीजें आपको कम कर दें। तो ये दोनों जो है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, इन दोनों से कंजम्पशन से सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं हमारे। चलिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को क्या खाना चाहिए ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। चलिए मैम, कोलेस्ट्रॉल अब आ तो गया है,
तो ऐसा क्या खाएं जिससे और बढ़े ना? हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को क्या डाइट आप एडवाइस करते हैं? देखिए, एक डाइट एक ऐसी चीज है जो बहुत ही पर्सनलाइज चीज है, क्योंकि सबका रूटीन सेम नहीं होता। आपका रूटीन अलग है, मेरा रूटीन अलग है, और सबकी बीमारी भी सेम नहीं होती। जैसे कि मुझे आज कोलेस्ट्रॉल आया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुझे कोलेस्ट्रॉल होगा, उसके साथ मुझे डायबिटीज भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, जो होता ही है बहुत सारे लोगों में। तो उसके हिसाब से हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं कि कितनी दूसरी मेडिकल कंडीशंस प्रेजेंट है। लेकिन इन जनरल अगर हम बोले कि कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए या कम करने के लिए आप किस तरीके का खाना खा सकते हैं, तो उसके अंदर आपको एक मेडिटेरियन डाइट फॉलो करना चाहिए। मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ठीक है। फाइबर रिच खाना खाना चाहिए जो हमें होल ग्रेन से मिलता है, जैसे होल व्हीट फ्लावर है, मल्टीग्रेन आटा है, वो सब चीजों में से अगर आप फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, होल फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उसमें से भी आपको अच्छा फाइबर मिलेगा। उसके साथ साथ आपको फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स से विटामिन मिनरल्स ये सारी चीजें मिलेगी। उसके साथ साथ आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जो हमने अभी बात की एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसका मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। मतलब उसके अंदर लिपिड मतलब फैट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और जब ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब वो तकलीफ करता है। तो अगर हम प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम करेंगे तो हम हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक बैलेंस फूड खाने की ट्राई करनी चाहिए, जिसके अंदर सारे ही फूड ग्रुप्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, डेयरी और थोड़ी मात्रा में फैट्स भी प्रेजेंट हो, क्योंकि फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बिल्कुल उसको बंद कर देंगे तो भी तकलीफ होगा। लेकिन किस टाइप का फैट खाना चाहिए और कौन सी क्वांटिटी में खाना चाहिए, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा जो हमने अभी बोला कि ट्रांस फैट से या सैचुरेटेड फैट से, बेकरी प्रोडक्ट से, बाहर का खाना है, जंक फूड है, वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए, सो दैट आप अपना कोलेस्ट्रॉल ये खाने पीने से मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ही जरूरी होती है अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको एक्टिवली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, या तो वॉकिंग है, रनिंग, साइकिलिंग, जुम्बा, आप कुछ भी कर सकते हो जिसमें आपकी हार्ट बीट्स इंक्रीज हो रही हो। तो अगर ये दो चीजें आप बैलेंस में करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन रहेगा और उसको रिड्यूस भी होने में उसको हेल्प रहेगी मेडिकेशंस के साथ। दो तराजू हैं, एक तरफ बीमारियां हैं तरह तरह की, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बहुत सारी। दूसरे तराजू में है एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए। आप क्या कौन सा तराजू पसंद करेंगे वो आप खुद सोचिए, और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। वीएनएम पर तो हम हमेशा हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, और इसीलिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। और हम यही चाहेंगे कि इससे लोगों को ज़्यादा प्रेरणा मिले, वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हो, अपने खाने पीने पे ध्यान दे, तो जिससे कि उनको ये सारे बीमारियां ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम आपको हमेशा देखते रहना है, क्योंकि यहाँ वही बातें चर्चा होती है जो आपसे जुड़ी हुई है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, ये बातें आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।